जैसे कि आज हम देखेंगे क्या कि आज देखेंगे हम जीएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है आज क्या है रिपब्लिक डे। सबसे पहले आपको हम विश करेंगे रिपब्लिक डे की। और उसी के साथ आज देखेंगे कि हम रिपब्लिक डे मनाते क्यों। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में फ़र्क क्या है। बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में डिफरेंस क्या है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको मोस्टली अराउंड आप मान लो 50 से 60% बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में डिफरेंस क्या है। एक आज बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करेंगे कि हम आज क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ पहले मैं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंस डे तो सबको पता है हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। उस दिन क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, ये तो सबको पता है। बट रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं जैसे कि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे हमें क्या आंसर देते हैं, कुछ बच्चे आंसर देते हैं कि इस दिन हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। बट ऐसा कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। एक एक रीजन तो वो भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। बट हाँ, इम्प्लीमेंट उसको हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। बट जो एक्चुअल रीजन है 26 जनवरी को मनाने का, उसके पीछे का रीजन है क्या, वो समझेंगे सबसे पहले। देखो एक्चुअल रीजन क्या है कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में हमने क्या नारा दिया था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कि हम क्या हो गए, आज से फुली इंडिपेंडेंट हो गए। हुए नहीं थे हम फुली इंडिपेंडेंट, बस हमने क्या किया था, मानना स्टार्ट कर दिया था कि हम क्या हो गए, फुली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। बट हम फुली इंडिपेंडेंट हुए कब थे, अगर आप बात करो तो 15 अगस्त को हुए थे। तो इसी दिन के बाद हम 26 जनवरी से 1930 से क्या मनाना स्टार्ट कर दिया, रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट कर दिया। रिपब्लिक डे क्या हो गया, मान लो एक जनरल आप कह सकते हो कि इस दिन से हमने ये मानना स्टार्ट कर लिया, इंडिया के लोगों ने मानना स्टार्ट कर लिया कि हम क्या हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। यही बेसिक डिफरेंस है किसमें, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में। इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक कंक्लूजन के बेसिस पे हम ले लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। इंडिपेंडेंस डे तो आप सबको पता है कि इस दिन क्या हुआ था, आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर से, ठीक है। तो रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है, 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था। देखो डेट से याद रखना कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था। कौन सी डेट थी जिस दिन हमने अपनाया था, 19 दिसंबर 1929 को हमने क्या दिया था, पूर्ण स्वराज का टाइटल दिया था। बट पूर्ण स्वराज का मतलब फुली इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट। बट हुए तो नहीं थे हम फुली इंडिपेंडेंट, आज़ादी तो हमें 1900 1947 में मिली जाके। बट क्या, क्यों, फिर क्या मतलब हुआ पूर्ण स्वराज का। पूर्ण स्वराज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस दिन से हमने क्या मानना स्टार्ट कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और उसी के बाद 26 जनवरी 1930 से हम क्या मानना हमने स्टार्ट कर दिया कि हम क्या है, फुली इंडिपेंडेंट हो गए। और हमने क्या मनाना स्टार्ट कर दिया, रिपब्लिक डे मनाना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में। ठीक है, उसी के साथ अब आगे हम मूव करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले देखो आज हम, जैसे कि आपको स्लाइड से ही पता लग रहा है कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी के जितने भी पेपर हो रहे हैं जेएनके में, मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं। हर पेपर में कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सब में। हर एक पेपर में, कोई भी पेपर हो, अगर आप भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो जेकेएसएसबी की, आपने देखा होगा कि जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम प्रॉपर जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करेंगे, कैसे हुआ, क्यों लाना पड़ा, क्या इसमें प्रोविजन है, मतलब क्या होता है जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में ही क्यों आया। और इसके साथ हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा, डीलिमिटेशन कमीशन वाला, जो कि अभी रिसेंटली आपने देखा डीलिमिटेशन हुई। 6 सीट्स जम्मू की बढ़ गई, 1 सीट श्रीनगर की बढ़ गई। ऐसे कैसे बढ़ गई सीट्स, 2019 से पहले तो नहीं बढ़ती थी, बट 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि सीट्स बढ़ना ही स्टार्ट हो गई। तो क्या इससे क्या चेंजेस आएंगी, क्यों बढ़ी, किस बेसिस पे बढ़ती हैं, कैसे सीट्स को हम डिवाइड करते हैं। जैसे पहले मान लो 87 सीट्स थी हमारे, तो अब ऐसा क्या हो गया, 107 सीट्स हो गई। तो क्या ये सारा प्रोसीजर है, ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में।
उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम आज क्या करेंगे। सिर्फ जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको इस पे हम क्वेश्चंस भी करवाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो एक वीडियो हम किस में बनाएंगे, सिर्फ जिसमें जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, क्या जो क्लास में पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे भी हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। जैसे कि आप सबको पता है 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि कह रहे थे 370 टूट जाना, 370 टूट जाना। तो क्या मतलब हुआ 370 टूटना और ये जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का क्या मतलब, क्या इन दोनों में लिंक है। और आर्टिकल 370 की तो बात ही नहीं हो रही थी, हमेशा बात हो रही थी आर्टिकल 368 में चेंजेस कर दी, ये चेंजेस कर दी, वो चेंजेस कर दी, ये सब। ठीक है, तो आज वहीं से बेसिक से देखेंगे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 अगस्त को क्या हुआ था, अमित शाह ने कहाँ पे राज्यसभा में क्या किया था, बिल को प्रेजेंट किया। भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, बट प्रेजेंट तो उन्होंने बिल किया, यहाँ पर तो एक्ट लिखा है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है जो जेएनके बिल बिल और एक्ट में। सबसे पहले ये बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है, फिर आगे हम मूव करेंगे। देखो, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, आपको समझ आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारा और हो गया, हमें एक एक पॉइंट कवर करना है। ठीक है, आज समझते हुए चलेंगे, आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब होता क्या है। तो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो सिंपल, जैसे कि आज हम पहले देखते हैं बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है। देखो, कोई भी बिल है, अब ये आपको पता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, सिंपल हम इस पे नहीं जाएंगे अब लेजिस्लेचर क्या होता है एग्जीक्यूटिव, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिंपल बेसिक डिफरेंस आप मान सकते हो, लेजिस्लेचर क्या हो गया, जितने भी एमपीज चुन के आ रहे हैं, जितने भी एमपीज आते हैं, उनमें से कुछ जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जो मिनिस्टर्स बनेंगे, हु बिकेम मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सिंपल अभी जनरल के लिए लेके चलते हैं कि, और बिल को इंट्रोड्यूस कौन करते हैं हमेशा, एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, मतलब मिनिस्टर्स ही करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 5 अगस्त को किसने किया था, अमित शाह ने। वो कौन है, हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो किसका पार्ट हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, कोई किसी भी बिल को पास एक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। अब पार्लियामेंट में भी तीन चीजें आती हैं, एक आती है क्या, लोकसभा, एक आती है क्या, राज्यसभा, और एक आता है क्यों, प्रेसिडेंट। देखो, जब ये तीनों परमिशन दे देंगे, मान लो कोई भी बिल रखा मैंने लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया, तो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी पास हो जाता तो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अगर ये तीनों स्टेप्स फॉलो हो गए, तो मेरा बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा बिल क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। वैसे ही देखते हैं इसका कैसे प्रोसीजर, राज्य के रीऑर्गेनाइजेशन का बिल से एक्ट बना कैसे। देखो, हुआ क्या, 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले क्या हुआ, अमित शाह ने कहाँ पे रखा इस बिल को, राज्यसभा में रखा। 5 अगस्त 2019 को कहाँ पर रखा, राज्यसभा में रखा। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ।
ये डेट केएस के एग्जाम में भी पूछी हुई थी, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ केएस का। उन्होंने पूछा था कि राज्यसभा में कब जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ पर पास हुआ था? राज्यसभा में पास हुआ था। अगर आपको पूछेगा पहले राज्यसभा में पास हुआ या लोकसभा में, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कहाँ पास हुआ था? राज्यसभा में। तो सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ। डेट क्या डेट पूछी है? जैसे कि डेट मैंने आपको बताई, क्या डेट है? 5 अगस्त 2019 को पास हुआ। अब जैसे कि आपको पता है राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 250। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से हमने पास करवाया। देखो आर्टिकल, एक और आर्टिकल आता है 368। इसमें दो तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी। एक सेकंड। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। देखो सिंपल मेजोरिटी का मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए मतलब जितने भी लोग बैठे हैं, मान लो एक क्लास है उसमें 20 लोग बैठे हैं, 20 में से अगर 11 मेरे फेवर में आ गए, मतलब कि 50%+1 अगर मेरे फेवर में आ गए, तो मेरा बिल क्या सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। मेरे पास मेजोरिटी आ गई 51% पे, क्या मेरे पास मेजोरिटी आ गई। वैसे स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जब 2/3 मेंबर्स मेरे फेवर में होंगे, मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मेरे फेवर में होने चाहिए। ठीक है, सिंपल अभी ये समझते हो। और भी प्रोविजंस होते हैं, अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। सिंपल आप अभी के लिए ये समझो। बट अगर आपको पूछेगा कि ये जो 370 वाला है, ये कौन सी मेजोरिटी से पास हुआ है, तो ये कौन सी मेजोरिटी से पास हुआ है? सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, ये बिल किससे पास हुआ है? सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ है। और अगर पूछेगा कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ था, तो राज्यसभा में हुआ था। राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 250 है। 250 है, तो इसके फेवर में कितने वोट्स पड़े थे कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाना चाहिए हमें या नहीं बनाना चाहिए? तो 125 लोग इसके फेवर में थे और 61 इसके किसके थे? अगेंस्ट में थे। ठीक है, अब ये हो गया किसका? राज्यसभा का। उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा? देखो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो मेरा बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। अब राज्यसभा से पास हो गया, मेरे को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? लोकसभा में। लोकसभा में कब पास हुआ है? 6 अगस्त 2019 को। और ये कहाँ से पास हो गया? लोकसभा से पास हो गया बाय सिंपल मेजोरिटी। 370 वोट्स इसके फेवर में थे लोकसभा में। ठीक है, सिंपल आप ये याद रख सकते हो। तो देखो हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था आपको इस बार केएस में, तो इस बार आपको भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की, जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पूछ सकता है कि लोकसभा से कब बिल पास हुआ था। तो लोकसभा से पास हुआ था कब? 6 अगस्त 2019 को। और राज्यसभा से कब पास हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। और प्रेसिडेंट ने इसको सेंट कब दी थी, मतलब साइन कब कर दिए थे इस पे? 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, देखो हर एक डेट ये याद रखनी पड़ेगी आपको। और अगर पूछेगा इम्प्लीमेंट कब से हुआ जेएनके में, बन के तो तैयार हो गया, मतलब पार्लियामेंट में ये बिल क्या बन गया अब? जब ये तीनों प्रोसीजर यहाँ से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, तो अब ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो क्या होगा? ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, अब क्या करना है? इसको इंट्रोड्यूस भी करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये इंप्लीमेंट कब से होता है? 31 अक्टूबर 2019। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है 31 की? पहला तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंप्लीमेंट कब से होता है जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि जो जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इंट्रोड्यूस हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, या मान लो आप एक्शन में आ गए कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। बट 370 एक्चुअल में रिवोक कब हुई? कब हटी? कब हटेगी? जब ये जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब किस तरह से उसका सिस्टम रहेगा अगर हम 370 तोड़ेंगे, तो ये पूरा सिस्टम किसमें, कब तोड़ेंगे, कब से खत्म हो जाएगा वो? 31 अक्टूबर 2019 से। देखो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से मोल्ड करके पूछ सकता है। ठीक है, ये याद रखना अब आप। देखो अब हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि एक जैसे जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, पहले तो इंट्रोड्यूस क्या हुआ था? बिल हुआ था, वही आगे चल के क्या बना? एक्ट बना। और प्रेजेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं हमेशा। और हमने क्या किया? स्टेट से क्या बनाया? यूटी बनाया।
तो सबसे पहले हमें क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, मेरा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देखो ये डेफिनेशन मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 पढ़ोगे, उस वो क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 पढ़ोगे और डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट कहता है, तो उसी में डिफाइंड है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं। लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट आते हैं हमारे। तो मैंने आपको कहा जब पार्लियामेंट पास कर देगी तो यही बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, राज्यसभा में। कौन सी डेट को होगा, 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद कहाँ पर होगा, लोकसभा में। कब होगा, 6 अगस्त 2019 में। और प्रेसिडेंट इसको सेंड कब देंगे, 9 अगस्त 2019 में। और इम्प्लीमेंट कब से होता है, 31 अक्टूबर 2019 से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन वर्क में आ जाता है, मतलब इन एक्शन में आ जाता है, मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है। और क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, अब क्या हो गया, अब उसके बाद आपने देखा पहले क्या थी, स्टेट थी, अब क्या बन गई हमारी, यूटी बन गई। तो अब क्या होगा, यूटी बन गई तो स्टेट और यूटी में देखो जनरल, अब आप एक डिफरेंस कह सकते हो कि अब आपने सुना होगा कि कभी कभार हम गवर्नर बोलते हैं, कभी कभार हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ये क्या, पहले हम जब स्टेट थी तब गवर्नर बोला, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो होता क्या है, स्टेट्स के क्या होते हैं, हमेशा गवर्नर्स होते हैं, और यूटीज के कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब जैसे कि अब आपको पूछ सकता है कि अब यूटीज भी तो इंडिया में बहुत सी हैं, जैसे दिल्ली हमारी यूटी है। एक क्वेश्चन हो रहा है दिल्ली में तो पार्लियामेंट भी है, दिल्ली का अपना सीएम भी है, तो स्टेट आनी चाहिए थी दिल्ली। बट दिल्ली में क्या, फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है नहीं है, अनिल बैजल करके कौन है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, वैसे ही आप उसके सीएम का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उनके सीएम का नाम क्या है। ठीक है, अब दिल्ली में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे। देखो दिल्ली एक एक्सेप्शन है कि जिसका क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और एज ए स्टेट भी काम करेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलते, क्या डिफरेंस होता है स्टेट और यूटी में। अगर आपको पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर जिसको नहीं पता वो समझ लो क्या डिफरेंस होता है। एक बेसिक डिफरेंस लेके चलेंगे, बहुत हम डीप में नहीं जाएंगे क्या होता है स्टेट और यूटीज में डिफरेंस। स्टेट और यूटीज में सिंपल डिफरेंस ये होता है कि यूटीज के 3 मैटर किसके पास होते हैं, सेंटर के पास। कौन कौन सा, डिफेंस का मैटर। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं दिल्ली की, दिल्ली में डिफेंस, दिल्ली पुलिस क्या उधर की गवर्नमेंट के अंदर आती है, आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, नहीं आती है, तभी वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपने बड़ी बात देखा होगा कि दिल्ली पुलिस उनके अंदर नहीं आती तो बहुत बार एक्शन ही नहीं ले पाते हैं वो। दूसरा, एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब मान लो कोई हेल्प चाहिए दूसरी स्टेट से, तो वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हमने देखा होगा कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, तो क्या बात नहीं कर पाए वो, क्यों। देखो बात किसको करनी पड़ेगी, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर को करनी पड़ेगी। बट लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बात करने देंगे नहीं, क्यों, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या अपोजिशन पार्टी के हैं। तो यहाँ पर कभी कभी और क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इसी बेसिस पे क्या बनती है, यूटीज बनती है। यूटीज के 3 मैटर्स किसके पास होते हैं, सेंटर के पास, बाकी किसके पास होते हैं, स्टेट के पास। ठीक है, अब आपको पूछ सकता है कि हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया, कौन सी स्टेट का मॉडल फॉलो किया। ये आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि कौन सी डेट को लोकसभा से राज्यसभा से पास हुआ और कब इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि हमने कौन से यूटी का मॉडल फॉलो किया, तो हमने कौन सी यूटी का मॉडल फॉलो किया, पुडुचेरी का। ये याद रखना पॉइंट, ये भी बहुत बार पेपर्स में पूछता है। सो अब हमने क्या देख लिया, एक जनरल डिफरेंस देख लिया बिल और एक्ट में, कैसे बिल एक एक्ट बना, कैसी ये सब चीजें हुई, ये सब देख लिया। अब हम एक जनरल देखेंगे, इसमें क्या क्या शेड्यूल्स हैं, क्या क्या सेक्शंस आते हैं। आप इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब क्वेश्चंस आपको देखो बनेंगे। देखो पूछ सकता है कौन सी मेजोरिटी से पास हुआ, सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ। डेट लोकसभा में पास होने की 6 अगस्त, राज्यसभा में 5 अगस्त, प्रेसिडेंट की 9 अगस्त, कब प्रेसिडेंट ने साइन किया 9 अगस्त को। इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019। कौन सी पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 79 है। कौन सी यूटी का मॉडल हम फॉलो करते हैं, तो पुडुचेरी का मॉडल फॉलो करते हैं। तो हम मूव करते हैं हमारे अपने किसमें, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में।
अभी हमने जनरल समझा कि ये बिल एक्ट कैसे बने, ठीक है। अब हम इसके क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स देखेंगे, क्या क्या इसमें प्रोविजंस डाले, क्या क्या चीजें डाली इसमें, ठीक है। जैसे आगे मूव करते हैं हम। देखो अब क्या है इसमें, अब आपको पता है इसमें कितने पार्ट डाले हमने, 14 पार्ट डाले, 103 शेड्यूल्स डाले। एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ इसका। अब देखो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हम क्या बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसके देखेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे। तो एक एक आर्टिकल को देखने से पहले हम इसकी क्या करते हैं, एक बार स्लाइड में भी अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको जनरल डिफरेंस पता है क्या हुआ इसके बाद, कि हमारी यूटी कितनों में टूट गई, दो में टूट गई। किस किस में, यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख में टूट गई। ये तो जनरल डिफरेंस पता है। तो मूव देखते हैं क्या कि, वैसे आप, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि अब हम क्या करने स्टार्ट, मैंने एक प्लान सोचा है कि हम क्या करेंगे, अब करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसे करेंगे हम करंट अफेयर। देखो बच्चे क्या करते हैं कि जब पेपर आएगा उससे 3 महीने पहले का फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो सही प्रोसीजर है? देखो सही प्रोसीजर क्यों नहीं है वो। अब जीके अगर करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो जरूरी तो नहीं है करंट अफेयर्स से पूछो, उससे स्टैटिक जीके भी पूछ सकता है आपसे। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि हम रेगुलर बेसिस पे क्या करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और न्यूज़पेपर भी एक ऐसा नहीं कि आज तक से पढ़ा दें, या सिर्फ ये जो जी न्यूज़ वगैरह, ये नहीं। द हिंदू जहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आपके पुट होते हैं, अगर आप चाहते हो कि हम स्टार्ट करें करंट अफेयर्स, तो हमें हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मूव करते हैं अपने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो अभी हमने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या देखा अभी तक, कि बिल कैसे एक्ट बना, और जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इम्प्लीमेंट कब से हुआ, और क्या हुआ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हुआ। ये जो एक्ट के बाद हमारा जो JNK था, JNK में पहले क्या आता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद क्या हो गया, टूट गया किस किस में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख रीजन अलग से हो गया। और इसमें कितने सेक्शंस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें कितने सेक्शंस हैं, एक सेकंड, 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं, और 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे 107 सीट्स कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई। अगर आप चाहते हो कि हम इस पे भी वीडियो लाएं कि 107 सीट्स कैसे हो गई, क्या होता है डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन कमीशन आया था, मतलब क्या था उसका, क्या क्या प्रोविजंस आते हैं, कौन कौन सा आर्टिकल होता है, क्या क्या रिकमेंडेशन देते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम एक वीडियो इस पे भी लाएंगे कि कैसे डीलिमिटेशन कमीशन काम करता है। तो अब मूव करते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने आपको बता दिया, हमारे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं, और 5 शेड्यूल्स हैं। तो देखो हर एक पार्ट को डिस्कस करना वैलिड पॉइंट भी नहीं है, ना ही याद रहेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें देखने चाहिए वो देखेंगे हम। और क्या होगा कि कुछ पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस आए हैं बनके, तो वो देखेंगे हम। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहला पार्ट है क्या, प्रिलिमिनरी सेक्शन, जिसमें क्या डिफाइंड है कि जो भी डेफिनेशंस यूज हुई हैं, या जो भी टर्मिनोलॉजीज
मतलब जो भी डेफिनेशंस वगैरह यूज हुई हैं कौन से सेक्ट में वो सारी डिफाइंड है, किसमें पार्ट 1 में, इसी को कहते हो अब क्या प्रिलिमिनरी सेक्शन। उसके बाद मूव करते हैं हम पार्ट 3 सेकंड की तरफ। क्या कहता है पार्ट सेकंड? देखो पार्ट सेकंड क्या बात करता है। अब देखो ये क्या दिए हुए हैं, ये 3 क्या दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं। एक सेकंड थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं। ये आपको क्या दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? देखो पार्ट 2 का सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि जो यूटी बनेगी लद्दाख की उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी। लेजिस्लेचर मतलब कि कोई भी हाउस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये स्टेट हुड, देखो स्टेट हुड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही फॉलो करेंगे। देखो आज आपको चीजें सीखने को मिलेंगी कि जिससे जो आपको पता लग जाएगा कि हमारी जेएन के आगे चल के अब कभी भी स्टेट नहीं बन सकती। देखो पहला सेक्शन क्या कहता है कि यूटी बनेगी बट उधर लेजिस्लेचर नहीं होगी। लेजिस्लेचर मतलब कि कोई भी हाउस नहीं होगा। देखो होता क्या है कि जहां पर एमएलए बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना है ये कभी कभार पूछता है। और जहां पे एमएलसी बैठते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहले हमारे यहाँ पर क्या थे, दो हाउसेस चलते थे। मतलब जहां पर भी दो हाउसेस हो, मतलब एक जहां पर एमएलए बैठे हैं और एमएलसी बैठे हैं, उसको कहते हैं बाई कैमरल स्ट्रक्चर। तो हमारे सेंटर में भी बाई कैमरल स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी है, दो हाउसेज हैं। तो दो हाउसेज का मतलब बाई, बाई का मतलब टू, कैमरलिज्म मतलब टू हाउसेज। तो बाई कैमरल स्ट्रक्चर था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एक ही हाउस होगा। अब हम देखेंगे, अब देखेंगे कि कैसे बाई कैमरल से हम यूनिकैमरलिज्म पे आ गए। अब इस टाइम अगर कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछता है कि बाइकैमरलिज्म कौन कौन से स्टेट्स में है, तो देखो सिर्फ 7 ही स्टेट्स में है। लेकिन अब जेएंडके में हट गया, तो कौन कौन से स्टेट्स में है एट प्रेजेंट? एक आ गई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बाकी सब में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। पहले जेएनके में भी थी, लेकिन अब जेएनके में नहीं होगी। देखेंगे हम क्यों नहीं होगी। अब सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है इसकी कि यूनियन टेरिटरी बनेगी जम्मू और कश्मीर, बट उसमें क्या होगी, लेजिस्लेचर भी होगी। मतलब ये वाला हाउस भी होगा, एमएलए वाला। देखो अब देखो फिफ्थ पॉइंट देखो सेक्शन 5 क्या कहता है, पार्ट 2 का सेक्शन 5। जो गवर्नर है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कि क्या कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर क्या आएंगे, गवर्नर आएंगे, अब कौन कंटिन्यू करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तभी मैं आपको क्या कह रहा था, अब प्रॉपर स्टेटहुड नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कंटिन्यू करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कंटिन्यू करने का मतलब 3 मैटर्स अभी भी किसके पास रह रहे हैं, सेंटर के पास रहेंगे। ठीक है, देखो पार्ट सेकंड में और सेक्शन 6 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर आप चाहते हो कि देखो अब क्या होता है, कुछ शेड्यूल्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, एक बेसिक डिफरेंस होता होगा शेड्यूल्स, तभी तो हमने डिफरेंट ऐड किए आर्टिकल से। तो क्या डिफरेंस है? अगर एक बेसिक्स क्लास आप चाहते हो कि हम इस पे बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एक बेसिक्स क्लास जिसमें जनरल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमें बता दो, उस पे वीडियोस आ जाएगी। जैसे कि क्या डिफरेंस होता है शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में। अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे शेड्यूल और आर्टिकल्स क्या होते हैं, अभी जनरल समझेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहता क्या है, अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है, शेड्यूल्स का क्या। अमेंडमेंट्स का सिंपल मतलब अभी के लिए आप कह सकते हैं चेंज लाना। कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहते हैं क्या, अमेंडमेंट करना। कोई भी चेंज लाना अपने किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको क्या कहते हैं, एक अमेंडमेंट करना। और क्या पार्ट 2 का सेक्शन 7 क्या कहता है, सेव करनी पड़ेगी हमें पावर्स किसकी, गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके की। ऐसा नहीं है कि कल को सेंटर आए और कुछ क्या कर ले जाए, पावर्स ले जाए कि आज से अच्छा ये पावर खत्म कर दिया, ये चीज खत्म कर दी। देखो अगर इन तीन में से भी मोस्टली ये तीन सेक्शन 3, 4 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या कहता है, देखो 8 क्या कह रहा है, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी किसमें, फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में।
और अलोकेशन ऑफ सीटिंग मेंबर्स, मतलब कि जितने भी मेंबर्स बैठे हैं हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में, देखो अब जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिंपल अभी के लिए समझ के चलो कि किस बेसिस पे होती है, बाउंड्री के बेसिस पे कि कितनी बाउंड्री में कितने लोग रह रहे हैं, तो उस बेसिस पे होती है। तो फिर फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, राज्यसभा की सीट्स, तो राज्यसभा की सीट्स में क्या होगा, सेक्शन 9 हमारा क्या कह रहा है, सेक्शन 9 कहता है कि 4 सीट्स किसको मिलेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, 4 सीट्स टू JNK UT। एक सेकंड डार्क वाला यूज कर लेता हूँ मैं। जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाए साथ साथ। तो एक क्या होगा, सेक्शन 9 में ही आएगा क्या, क्या कह रहा है, 4 सीट्स किस में होंगी, राज्यसभा में किसकी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, और लद्दाख को कोई भी सीट नहीं मिलेगी किसमें, राज्यसभा में। तो 4 सीट्स राज्यसभा में मिलने का मतलब हमें चार, हमारी कितनी 4 सीट्स होंगी कहाँ पे, राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर 4 सीट्स हैं तो मतलब क्या कह रहे हैं हम, कि हम 4 सीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा क्या मतलब होता है, लोकसभा क्या मतलब होता है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक्स। तो ये बेसिक्स है कि ये हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देख रहे हैं सिंपल अभी के लिए, कि क्या डिफरेंस होता है, ये हम, अगर आप चाहते हो कि हम इन टॉपिक्स पे भी कवर करें, बेसिक्स लेक्चर्स लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, हमारी क्या 4 सीट्स हैं राज्यसभा में। देखो ये बार बार पॉइंट को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, अभी क्या हुआ, जैसे कि 6 सीट्स हमारी कहाँ बढ़ गई, जम्मू में बढ़ गई, और एक सीट हमारी कश्मीर में बढ़ गई। तो क्या ये सीट्स भी तो बढ़ेंगी अब ऑटोमेटिकली, राज्यसभा वाली, राज्यसभा और लोकसभा वाली। वैसे सिंपल अभी के लिए देख के चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन द, जैसे कि सेक्शन 10 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं, लोकसभा को। क्योंकि क्यों कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि आप लोग चुन के भेजते हो लोकसभा के मेंबर्स, इसीलिए इनको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। अब इधर कितनी सीट्स दी हैं हमें, 5 सीट्स दी हैं किसको, JNK UT को, और एक सीट दी है किसको, लद्दाख यूटी को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे डिलिमिटेशन हुआ, 6 सीट जम्मू में बढ़ी, एक सीट कश्मीर में बढ़ी, तो क्या इनमें भी तो सीट्स बढ़नी चाहिए, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। तो अब जब इनमें सीट्स बढ़ेंगी तो इनमें क्या होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे, चेंजेस लाई हमने बेसिक्स में, क्या ये एक बेसिक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था उसमें चेंजेस ला रहे हैं, तो इसमें अमेंडमेंट्स आएंगे। देखो अभी तक तो नहीं आई है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, बट सजेस्ट हुए कि हाँ 6 सीट्स बढ़ी हैं, तो जब भी आएगा इस पे तो उसको हम कवर कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बताया जैसे सेक्शन 9 में किसकी बात की है, राज्यसभा में सीट्स की, सेक्शन 10 में किसकी बात की है, ये लोकसभा की सीट्स की बात की है। और आर्टिकल 11 क्या बात करता है, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर की, कि कैसे डिलिमिटेशन होगा पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कैसे डिलिमिटेशन करेंगे, कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है सीट्स को। सिंपल के लिए अभी डिलिमिट का मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीट्स का। उसके बाद सेक्शन 12 क्या कहता है, प्रोविजन एज टू सीटिंग मेंबर्स, क्या क्या प्रोविजन होंगे इन सीटिंग मेंबर्स के। इनमें से इंपॉर्टेंट 10 वाला, देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मतलब कि ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। अब आर्टिकल सेक्शन 13 क्या कहता है, देखो अभी तक कौन सा चल रहा है, पार्ट सेकंड ही चल रहा है, पार्ट सेकंड का सेक्शन 13 देख रहे हैं अब हम। पार्ट 13 क्या कहता है, जो भी प्रोविजंस हैं किसमें, आर्टिकल 239 ए में, वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे किसमें, एप्लीकेबल होंगे कहाँ पे, JNK UT में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसी से हमें पता लगता है कि हम किसका मॉडल फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल 239 को एप्लीकेबल किया है, और कौन सी यूटी ने किया हुआ है, पुडुचेरी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने कौन सा मॉडल फॉलो किया है, मॉडल फॉलोड बाय JNK इज लाइक पुडुचेरी मॉडल। ये पॉइंट याद रखना, देखो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बाहर पूछेगा ये आपको,
चांसेस है क्वेश्चन पूछने का। तो देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे कि बाइकैमरल का हमने क्या देखा, जहां पे दो हाउसेज होंगे वो क्या होगा, बाइकैमरलिज्म। जहां पर एक हाउस होगा उसको क्या कहेंगे, यूनिकैमरलिज्म। अब क्या बात कर रहा है सेक्शन 14 में, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब अभी मैंने बात की, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं। तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, एक हाउस होगा जहां पर एमएलए बैठेंगे, ठीक है। उनको कैसे इलेक्ट करना है वो सब कौन से सेक्शन में बताया, सेक्शन 14 में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 14 में ये बात कर रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जेएनके की, बस। और सेक्शन 15 क्या कहता है कि हमें वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन, कुछ सीट्स रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, किनके लिए, वुमेन्स के लिए भी। ये आर्टिकल 15 आ गया। अब आर्टिकल पार्ट सेकंड का सेक्शन 16 क्या कह रहा है, सेक्शन 16 कहता है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, कि अगर मेरे को एमएलए की सीट के लिए खड़ा होना है तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सब किस में बात कर रहा है, पार्ट सेकंड के सेक्शन 16 में। और सेक्शन 17 में क्या बात कर रहा है कि कितनी ड्यूरेशन होगी, कितने साल मैं एमएलए रह सकता हूं। तो ये सब किस में डिफाइंड है, पार्ट सेकंड के सेक्शन 17 में। सो आगे मूव करते हैं हम। और एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर लेना कि जब इमरजेंसी होगी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो मैं क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या कह सकते हैं, इसका क्या कह रहा हूं, कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। मान लो अगर मैंने फिक्स करके चला कि मेरा कार्यकाल लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल, पहले कितना होता था, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। 6 साल, पहले कितना होता था, 6 साल। बट अब जितना भी फिक्स किया, कितना फिक्स किया, अब हमने 5 साल फिक्स किए हैं। तो बट क्या होगा कि अगर 5 साल के बाद हमें, जब 5 साल, मान लो 5वां साल चल रहा है और इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम ऐसा नहीं होगा कि मेरे को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। उस टाइम मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ उसी असेंबली को। ठीक है, यही क्या कहता है आपका सेक्शन 17(1) कहता है। देखो ये क्या मतलब, 17 और 17(1) का पार्ट सेकंड का सेक्शन 17 का सब क्लॉज 1 में क्या बात कर रहा है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकता हूं। अब मूव करते हैं सेक्शन 18 की तरफ। सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि जो सेशंस होंगे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, किस तरह से चलेंगे, किस तरह से डिसॉल्व करना है, वो सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन 18 में डिफाइंड है। अब सेक्शन 19 क्या बात करता है, कैसे स्पीकर को चुनना है, कैसे डिप्टी स्पीकर को चुनना है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन 19 में। सेक्शन 20 में क्या कहता है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को क्या करना है, अगर रिमूव करना है किस तरह से करना है, वो सेक्शन 20 में बात कर रहा है। अब क्या है कि क्या होता है कि जब भी नई पार्लियामेंट, नई सेशन बैठता है, मतलब नई गवर्नमेंट चुन के आती है, तो उनको क्या कहते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम कौन उनको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। वैसे ही स्टेट्स में कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। तो वही चीज बात कर रहे हैं कि हमारे जेएनके में कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब सेक्शन 22 में क्या बात कर रहा है कि क्या क्या राइट्स होंगे मिनिस्टर्स के, और एडवोकेट जनरल क्या काम करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस तरह से बैठेंगे, वोटिंग नहीं देंगे, जो भी प्रोविजंस होते हैं वो सब किस में है, सेक्शन 22 में है। एडवोकेट जनरल जैसे कि आपको पता होगा कि एक तो बात कर रहा है सेक्शन पार्ट 2 के सेक्शन 22 में कि कुछ राइट्स होंगे मिनिस्टर्स के, वो डिफाइन किए हुए हैं। और दूसरी बात कर रहा है कि एडवोकेट जनरल क्या करेंगे, सिर्फ बैठ सकते हैं बट क्या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वोटिंग में। मतलब मान लो वोटिंग चल रही है कि ये बिल पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होना चाहिए, तो एडवोकेट जनरल अगर बैठे हैं तो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट क्या वोटिंग दे सकते हैं, तो वोटिंग नहीं दे सकते हैं। सो आगे मूव करते हैं। तो जो राइट्स हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के, कैसे वो एड्रेस करेंगे और कैसे मैसेजेस भेजेंगे किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ये भी किस में डिफाइंड है, सेक्शन 23 में डिफाइंड है। वैसे सेक्शन 24 की बात करते हैं, किस तरह से हो, किस तरह से शपथ लेंगे, ये कौन से सेक्शन में दिया, 24th सेक्शन में दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 क्या बात करता है, कोरम मेंटेन करना पड़ेगा, कि कैसे वोटिंग होगी, क्या पावर्स हैं असेंबली की, ये सब किस में डिफाइंड है, पार्ट 2 के सेक्शन 25 में। उसके बाद सेक्शन 26 किसकी बात करता है कि क्या वोकेशन होगी सीट्स की,
किस तरह से सीट्स देंगे हम, ठीक है, ये सब किस में बात करता है, सेक्शन 26 में। उसके बाद एक सेक्शन आता है कि किस तरह से डिस्क्वालीफाई, मतलब मान लो मिसबिहेव करता है कोई एमएलए या कोई कुछ भी, तो उसको किस तरह से डिस्क्वालीफाई करना है, वो सब किस में दिया हुआ है, पार्ट 2 में। उस पार्ट 2 के शेड्यूल 27 में दिया हुआ है कि किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन करनी है उस मेंबर की, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। देखो अब आर्टिकल पार्ट सेकंड के सेक्शन 28 में क्या बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर। तो यहाँ पर समझते हैं डिफेक्शन का मतलब क्या हुआ। डिफेक्शन का मतलब होता है कि मान लो मैं बीजेपी से एमएलए चुन के आया था, बट मेरा, जब मैं चुन के आया एमएलए बन गया, असेंबली में पहुंच गया, बट मेरा माइंड चेंज हो जाता है, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ, तो उस टाइम किस तरह से मेरे को डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो वो सब कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 28 में। उसी चीज को क्या कहते हैं, डिफेक्शन करना, मतलब एक पार्टी बदल के दल बदल, मतलब अगर मैं अपना दल बदल देता हूँ, मतलब कि जिस पार्टी से मैं चुन के आया हूँ उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो सब किस में दिया हुआ है, सेक्शन 28 में। उसके बाद सेक्शन 29 में क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। किस तरह से पेनल्टी लगेगी, किस तरह से वोटिंग होगी, जब मेरे को ओथ लेनी है क्या चीजें होंगी, वो सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन 29 में। उसके बाद सेक्शन 30 किसकी बात करता है, क्या पावर्स होंगी, किस एमएलए की क्या पावर्स होंगी, किस क्या प्रिविलेजेस होंगे, ये सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन 30 में डिफाइंड है। उसके बाद सेक्शन 31 में कहता है कि मान लो एमएलए की सैलरी इतनी होगी, इस तरह से इसको इतना खर्चा इसका मिलेगा, इतना खर्चा नेट का मिलेगा, इतना खर्चा इसको घूमने को मिलेगा, जो अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन पार्ट 2 के सेक्शन नंबर 31 में। और एक्सटेंड कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर को, मैंने आपको बताया कब करेंगे एक्सटेंड। जो पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी होगी, एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब मान लो मेरा कोई भी लॉ बनाना है, तो ये किस पे बना सकते हैं लॉ, सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकते हैं। बट हमने देखा है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आई होप आपको पता होगी। देखो स्टेट लिस्ट पे ही लॉ बना सकते हैं। तो पुलिस क्या, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही है, पब्लिक ऑर्डर लाना या पुलिस, वो सब किसके अंडर आएगी, वो भी इन्हीं के अंडर आएगी। बट मैंने बात किया कि यहाँ का कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो जब यूटी और स्टेट में जनरल डिफरेंस क्या है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किसके हाथ में रहता है, सेंटर के हाथ में, तो ऑटोमेटिकली ये दो पावर्स किसके पास चल जाएंगी, सेंटर के पास चल जाएंगी। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना आप, क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस किसके पास चल जाती है, ऑटोमेटिकली ये पावर इनसे लेके किसके पास चल जाती है, स्टेट लिस्ट की पावर किसके पास चल जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। सो आगे मूव करते हैं। अब आर्टिकल पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 33 क्या बात करता है, किस तरह से एक्सेम्प्ट करेंगे प्रॉपर्टी को ऑफ यूनियन फ्रॉम टैक्सेशन, मतलब कि किस तरह से टैक्सेशन चलानी है। सिंपल सा बेसिक सा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें टैक्सेशन को डिवाइड करना है, कितना टैक्स किस पे लगाना है, ये सब किस में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 33 में डिफाइंड है। वैसे सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स पे जो लॉज हैं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हम, कुछ लॉज को जो पास करेंगे कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उन पे लॉज नहीं बना सकती। ठीक है, वैसे सेक्शन 35 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो कोई लॉ यहाँ की असेंबली पास करती है, कुछ पास करते हैं सेंटर वाले, अगर उनमें क्लैश हो रहा है तो कौन लीड करेगा, ऑटोमेटिकली कौन लीड करेगा, सेंटर का लॉ लीड करेगा। और सेक्शन 36 किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल प्रोविजंस डालेंगे किसमें, हम फाइनेंशियल बिल्स में डालेंगे। ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। देखो ये बिल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
हाँ आपके सिलेबस में है, तो ये पूरा जेएन की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देख रहे हैं हम, तो देखना पड़ेगा, तो पूरे डिस्कस करेंगे। देखो ये अगर आपने जीएन की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देख लिया, इसके बाहर गारंटीड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इसके बाहर क्वेश्चन आएगा तो हम ये वीडियो ही डिलीट कर देंगे, बस इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जेएन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। और जो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, हमने भी देखा होगा। वैसे अब आर्टिकल 37 पार्ट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, सॉरी, पार्ट सेकंड का सेक्शन नंबर 37 किसकी बात करता है? लैप्स कैसे करेंगे बिल। मान लो लैप्स मतलब किस तरह से हमें कोई बिल को पास किया, उसको कैसे लैप्स हो जाएगा, मतलब लैप्स का मतलब कैसे एक बिल है उसको लैप्स करना। लैप्स का मतलब आपको पता है किस तरह से लैप्स, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब किस में दिया हुआ, सेक्शन नंबर 37 में दिया हुआ। वैसे ही सेक्शन नंबर 38 कह रहा है कि असेंट कैसे मिलेगी बिल्स को। जैसे मैंने आपसे बात की कि मान लो एमएलए क्या करेंगे, मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर साइन कौन करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली वो बिल क्या बन जाएगा, असेंट मिल रही है, किस तरह से असेंट दे रहे हैं, कैसे साइन कर रहे हैं, ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे साइन करेंगे, ये सब किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 30, सॉरी आर्टिकल बार बार, सेक्शन नंबर 38 में दिया हुआ है। वैसे ही सेक्शन नंबर 39 क्या कह रहा है कि कुछ बिल्स हैं जो रिजर्व किए जाएंगे फॉर कंसिडरेशन। मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि इस बिल से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको इस बिल पे फिर से चर्चा कर सकते हैं, या फिर से कहाँ भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पे, कि आप इस बिल पे फिर से सोचो कि ये बिल पास करना है या नहीं करना है। वैसे ही आर्टिकल 41 किसकी बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, जिसको आप बजट कहते हो, उसी को पॉलिटी में डिफाइन करते हैं हम एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहा है आर्टिकल सेक्शन 42 क्या बात करता है कि जो प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, देखो सबसे बड़ा पार्ट है ये जो पार्ट सेकंड है, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स हैं। थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा आपको कि क्या चल रहे हैं, बट थोड़ा बहुत लेंथी है ये पार्ट सेकंड, उसके बाद सिंपल है सारे। ठीक है, तो प्रोसीजर इन लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, किस तरह से एस्टिमेट बनाने, ये सब कौन सा सेक्शन है? 42। 43 में क्या बात कर रहा है? अप्रोप्रिएशन बिल्स की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 44 में क्या बात कर रहा है? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्साइज ग्रांट्स, मतलब अगर ज्यादा पैसा चाहिए, मान लो 100 रुपया एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 100 रुपया कहते हैं कि हम इतना खर्चा करेंगे, बजट में यही बात करते हैं कि हम पूरे साल में कितना खर्चा करेंगे। बट जैसे कोरोना आ जाता है, मेरा 100 रुपया क्या है, जल्दी खर्च हो जाएगा, 2 महीने में ही पूरे साल का पैसा खर्च हो गया। बट अब क्या कि बाकी 10 महीने भी तो मेरे को सरकार चलानी है, तो उसके लिए मेरे को क्या एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो उसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 44। कौन से पार्ट में? पार्ट सेकंड में। ठीक है, उसके बाद क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे? सेक्शन नंबर 46 में डिफाइंड है। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? ये सेक्शन नंबर 47 है। कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे हम एक्ट्स में या बिल्स बनाने में, कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे? ये सेक्शन नंबर 48 है। किस किस पे डिस्कशन नहीं हो सकती, क्या रिस्ट्रिक्ट है असर लेजिस्लेटिव असेंबली पे, किस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो किस में डिफाइंड है? सारा सेक्शन नंबर 49 में डिफाइंड है। उसके मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि कोर्ट है, कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स में, किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये तो होता ही है, ये आपको पता है कि जुडिशरी कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी ये जो असेंबली के प्रोसीडिंग्स में। इसको अलग अलग रखते हैं, बट हाँ जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम करने लगी तो जुडिशरी एक्शन लेगी। इसीलिए तो हमने जुडिशरी बनाई है कि जब भी कभी क्या हो कि कोई भी बिल जो बना हुआ है, अगर वो बाहर जाने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके काम कर रहा है, तो हम जुडिशरी क्या करेगी? उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी कि वो क्या करे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करे। तो वैसे ही सेक्शन 51 की तरफ मूव करते हैं कि क्या होगा? सेक्रेटरेट होगा क्या, कि जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके लिए प्रॉपर एक सेक्रेटरेट चाहिए। सेक्रेटरेट का मतलब कि एक मिनिस्ट्री है, वहां पे उस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे कि बिल बनाना है, ये मिनिस्टर्स बैठेंगे, किस तरह से उसको ग्राउंड पे लाना है,
अब क्या होता है कि बिल पास होता है, बिल पास होके मान लो 370 की एग्जांपल लेके चलते हैं, 370 पास हुआ। 370 जैसे ही पास हुआ तो क्या हुआ, 370 के पास होते ही आपको पता है 370, हाँ, पार्लियामेंट से पास हो गया। 370 पार्लियामेंट से पास होना क्या इतना काफी था? उसको इंट्रोड्यूस कहाँ करना था, जेएनके में। जब जेएनके में इंट्रोड्यूस करना तो ये बिल किसके पास जाएगा, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री किसको पास ऑन करेगी, जो ऑफिसर्स बैठे हैं। इस तरह से ऑफिसर्स क्या करेंगे, उसको ग्राउंड्स पे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सब किस में दिया हुआ है, यही मतलब होता है। उसके लिए क्या प्रॉपर एक जगह बनानी पड़ेगी जहां पे ये सारे ऑफिसर्स बैठेंगे, उसी को कहते हैं आप क्या, सेक्रेटरीट। ये वही वाली स्लाइड फिर से आ गई। और आर्टिकल 53 में किसकी बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और आप, ऐसा तो नहीं है कि अब जितने मान लो बीजेपी के चुन के आते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यहाँ पे सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, और 70 बंदे बीजेपी से चुन के आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है 70 के 70 लोगों को मिनिस्टर बना देंगे। तो हमने क्या एक प्रोविजन सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या प्रोविजन सेट किया है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से 10% से ज्यादा, 10% ऑफ मेंबर्स से ज्यादा को आप मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। ये प्रोविजन कहाँ पर दिया हुआ है, इसी सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 53 में। वैसे सेक्शन नंबर 54 क्या कहता है, जो चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट कौन करेगा। देखो अब ये एक पॉइंट ध्यान से समझना, सेक्शन 54 क्या कह रहा है, जो सीएम है टू बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो सीएम है उसको कौन चुन के भेजेंगे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं एक बार आपके लिए। सेक्शन नंबर 54 है ये हमारा। 54 का सब क्लॉज 1 की में बात करता है। ठीक है, वैसे ही मूव करते हैं 57 में। 55 में क्या कंडक्ट, किस तरह से काम करना है, ये सब किस में डिफाइंड है, आर्टिकल सेक्शन नंबर 55 में डिफाइंड है। क्या ड्यूटीज होंगी, किस तरह से अब कोई भी चीफ मिनिस्टर उसको कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को किस तरीके से देनी है, सब कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 56 में। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह रहा था ना कि क्या पहले क्या थे, 2 हाउस थे, अब एक हाउस हो गया। मैं किस बेसिस पे कह रहा था, ये देखो पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 57 क्या कह रहा है, ये ध्यान से पढ़ना। अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक सेकंड डार्क वाले मार्कर ले लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बैठते हैं, एमएलसीज। जब मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ही हटा दी तो एमएलसीज भी हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब एमएलसीज हट गए तो क्या, मेरा एक ही हाउस रह जाएगा, कौन सा, एमएलए वाला। तो मैंने शिफ्ट कर गया किससे, बाय कैमरल स्ट्रक्चर से यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। तो आपको क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जेएनके में कौन सा स्ट्रक्चर है, बाय कैमरल है या यूनिकैमरलिज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। वैसे मूव करते हैं कि क्या होगा, जो देखो पार्ट 4 क्या बात कर रहे हैं। देखो अब मैंने आपको कहा था कि पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उसके बाद अब हम वो पार्ट लेंगे जो इंपॉर्टेंट है थोड़े। देखो ये स्लाइड अगर आप प्रॉपर डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर पूरा ही पढ़ना है आपको, तो ये आपको जेएनके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट इतना ना ही पढ़ने की जरूरत है, ना ही आता है एग्जाम्स में, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस उठाए हैं। ठीक है, अब पार्ट 4 का सेक्शन नंबर 58 क्या कह रहा है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट करेंगे, किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कि कहाँ के, यूटी ऑफ लद्दाख के। ये सब किस में डिफाइंड है, पार्ट 4 के सेक्शन नंबर 58 में। अब डिलिमिटेशन वाला मैंने आपको कहा कि इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम डिलिमिटेशन में फिर से एक वीडियो लाएं तो हम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये पार्ट 5 उसमें अच्छे तरीके से देखेंगे। अब देखो पार्ट 6 क्या कह रहा है। अब पार्ट 6 किसकी बात करता है, एक
देखो पार्ट 6 किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, और सेक्शन 66 किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर, मतलब कि कुछ सीट्स हैं जो मेरे को रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। देखो अब ये रिजर्व किस बेसिस पे करनी है, ये मेरे को सीट्स जो है ये रिजर्व करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। देखो आप सोच रहे होगे मैं बार बार क्या देख रहा हूँ उस तरफ, तो उस तरफ मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, मेरे पास क्या एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ है, वहां से देख रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो न्यूज में रहते हैं, तो वो आर्टिकल्स भी हम क्लास में डिस्कस करें, और ये वाले आर्टिकल्स सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। और वैसे क्या बात कर रहे थे हम, पार्ट 4 में ही एक आर्टिकल और ऐड कर लेना आपने, पार्ट 4 का सेक्शन नंबर 14 में क्या बात की है कि पार्ट सेक्शन के पार्ट 4 के सेक्शन नंबर 14 में क्या बात की है, कुछ सीट्स क्या अभी भी रिजर्व रहेंगी, किसके लिए, एलओसी के लिए, एलओसी के लिए नहीं सॉरी, पीओके के लिए अभी भी कुछ सीट्स क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी, और कितनी है रिजर्व सीट्स आपको पता होगा, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आज भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं, 24 सीट्स को क्या करेंगे अभी भी रिजर्व करके चलेंगे। और डीलिमिटेशन कमीशन के बाद भी क्या किया हुआ है, उन सीट्स को अभी भी हमने रिजर्व ही रखा हुआ है 24 सीट्स को, कि जब भी पीओके इंडिया का पार्ट बनेगा तो उन सीट्स को हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। देखो अब पार्ट 7 की तरफ मूव करते हैं, पार्ट 7 में क्या बात कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि जम्मू का अलग से हाई कोर्ट और कश्मीर का अलग से हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है, किसका, जम्मू और कश्मीर का। ये किस कौन सा पार्ट है, पार्ट 7 का आर्टिकल नंबर पार्ट 7 का सेक्शन नंबर 75, और स्पेशल प्रोविजंस, क्या क्या प्रोविजंस डाले हैं हमने बार काउंसिल और एडवोकेट्स के लिए, सेक्शन नंबर 76। इस सेक्शन को आप छोड़ भी सकते हो, ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिस करनी है या कोई भी प्रोसीजर है उसको किस तरह से फॉलो करना है, ये कहाँ पर होगा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होगा, और ये सेविंग्स वाला भी छोड़ सकते हो, अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे ही अब पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं कि एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शंस, क्या होगा कि एक एडवोकेट जनरल होगा किसके लिए, जेएनके की यूटी के लिए, एडवोकेट जनरल का मतलब बताओ बताओ आप कमेंट सेक्शन में, एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है, क्या होता है कि मान लो अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारा जम्मू कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दिल्ली के साथ, तो दिल्ली या पंजाब के साथ बात करते हैं, तो हमारी तरफ से केस लड़ने कौन जाता है, यही एडवोकेट जनरल्स जाते हैं केस लड़ने, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। ये कह सकते हो आप सरकारी वकील किसके, सरकार के होते हैं। उसके बाद पार्ट 10 में किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह से खर्चा करना है, ये सब कौन से पार्ट में डिफाइंड है, पार्ट 10 में, उसका भी सेक्शन नंबर 80 में, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी के बाद सेक्शन नंबर 81 में किसकी बात करता है, अथॉराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, मतलब जो पैसा कहना है कि हाँ भाई ठीक है हम इतना पैसा आपको देते हैं, तो अथोराइज कैसे करना है, किस तरह से देना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है देने के लिए पैसा, तो वो सब कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 81 में। उसके बाद क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारा बजट में ऐसा तो नहीं होता है कि सारा पैसा मैंने दे दिया, तो कुछ रिकॉर्ड्स भी तो लेने पड़ेंगे, कुछ स्लिप्स, जैसे आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो आपको एक कहते हैं अकाउंट स्लिप मिलती है, अकाउंट स्लिप मतलब एक स्लिप मिलती है, प्रॉपर इनवॉइस लिखा होता है कभी, या कभी स्लिप लिखा होता है कि मेरे को क्या कि जब मैं ये सामान खरीदा और इतने पैसे बने, तो वो स्लिप किनको देनी पड़ती है, मान लो अगर मैं मिनिस्टर हूँ मैंने इतना पैसा खर्च किया, तो उसकी स्लिप मेरे को किसको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तो वो सब किस में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 82 में दिया हुआ है। वैसे रेवेन्यू को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, रेवेन्यू मतलब जो भी पैसा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कौन से पार्ट 10 के सेक्शन नंबर 83 में दिया हुआ है। उसके बाद
किस पार्ट 11 में बात की है, एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 11 ही छोड़ सकते हो आप पूरा। ये भी टैक्सेशन वाले देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो, पार्ट 11 12। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये केएस सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि क्या केएस सर्विसेज होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। पार्ट 13 में क्या कर रहा है कि प्रोविजंस क्या होंगे सर्विसेज के, कि किस तरह से प्रोविजंस ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब कि जो डीसीज वगैरह बन के आते हैं, जो एसएसपीज वगैरह बन के आते हैं, इनके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, किस तरह से इनको हम अपॉइंट करेंगे, ये सारा प्रोविजन किस में दिया हुआ है, पार्ट 13 के सेक्शन नंबर 88 में। और सेक्शन नंबर 89 में क्या किया गया, जो भी प्रोविजंस है अदर सर्विसेज से, मान लो कोई भी सर्विसेज है, केएस की बात करते हैं, कोई भी और सर्विसेज है, वो सबके किस तरह से क्या प्रोविजंस होंगे, वो सब किस में दिया है, इसी में। उसके बाद सेक्शन नंबर 90 में क्या कह रहा है कि अदर प्रोविजंस, जो उससे अदर प्रोविजन है, मान लो जे एसएसबी की कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट निकली है, उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे, किस तरह से काम करना है, ये सब किस में डिफाइंड है, पार्ट 13 के सेक्शन नंबर 90 में। और क्या प्रोविजंस होंगे एम्प्लॉयज किसके, पीएसयूज के, वो सब भी किसमें, सेक्शन नंबर 92। उसके बाद प्रोविजंस क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये भी डिफाइंड है सेक्शन नंबर 93। प्रोविजंस एज टू कंटिन्यूएशन ऑफ, और क्या कह रहा है कि क्या प्रोसीजर होगा कि कोई ऑफिसर बना है और वो कंटिन्यू करता रहे अपनी पोस्ट पे, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है, 91। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप अगर छोड़ने हैं। बाकी ये पार्ट 15 है, लीगल एंड मिसलेनियस राइट्स, इसमें समझने वाला देखो कुछ नहीं है, ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ इनमें से। अब एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो जो प्रोविजंस आपको याद रखनी ही है, तो वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में डिफरेंस क्या है, ये भी याद रखना कभी कभार। देखो ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली जेके एसएसबी ने, आप सोचते हो कि ये बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जेके एसएसबी ने अभी रिसेंटली जूनियर सब ऑडिटर असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि रिपब्लिक डे हम कब से मनाना स्टार्ट करते हैं, उसका आंसर क्या था, 1930 आंसर था। उसके बाद ये वाला आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ये डेट्स वगैरह प्रॉपर आपको पूरी याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कितने शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, 14 पार्ट्स और 103 सेक्शंस हैं। पार्ट 1 किसके, प्रिलिमिनरी सेक्शन की बात कर रहा है। इधर से ये 3 आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो 8 की बात, 9 भी करना पड़ेगा। देखो जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, इसकी क्या आपको पीपीटी, इसकी जो पीपीटी कहते हैं या जो भी कहते हो, पीडीएफ ये कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा उसका लिंक। ठीक है, और बाकी लाइक वगैरह कर देना आप, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर आप और किसी टॉपिक पे भी चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आए तो आप हमें टॉपिक बता दो, और उस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे कि हाँ ये वीडियोस बनानी चाहिए, तो उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ये 10 वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो 9 और 10 में डिफरेंस क्या है, 9 किसकी बात कर रहा है, 4 शेड्यूल में क्या आता है, राज्यसभा। और 10th क्या बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउस ऑफ पीपल कौन से हाउस को कहते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को, तो किसको कहेंगे, लोकसभा को या राज्यसभा को, कमेंट करके बता दो, लोकसभा को राज्यसभा को, लोकसभा को। तो वैसे ही मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए 13, क्योंकि यहाँ से ये वाला पुडुचेरी वाला मॉडल वाला पॉइंट याद रखना। उसके बाद 14 15 17 16 देखो बाकी मैं आपको सारी स्लाइड कैसे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आपको पूरी प्रॉपर एक स्लाइड मिल जाएगी ऐसे ही। जो ग्रीन मार्क की होंगी वो सारी क्या इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, वो सारी आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्या जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट होता है। इतने में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, चाहे जेएनके का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है,
हमने हर एक लॉ को समझ ली है, क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, वीएन की रीऑर्गेनाइजेशन बिल को एक्ट क्यों कहते हैं, सब ए टू जेड समझा हुआ है, यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद हम एक एक क्या करेंगे, एक वीडियो उस पर बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जेएन की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्या हो आपको पता लगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस हम वो करेंगे जो पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो हम सारे वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं, ताकि क्या हो आप समझ सको आसानी से कि ये क्वेश्चंस आते भी हैं जो आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, जो आप समझ रहे हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन, बाकी आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। तो आप हमें बता सकते हो अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू क्लास।